बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको रिसर्च फैक्ट शीट की कुछ बेसिक्स समझाई थी कि रिसर्च फैक्ट शीट होती क्या है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं और इसके जो ऑप्शनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो एलिमेंट्स हैं उनको लोकेट करना सिखाऊंगा कि आपने लोकेट कैसे किसी एलिमेंट को करना है। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से लोकेट होगी। फिर मैं आपको एक दो रिसर्च पेपर्स की एंट्री करके आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ये एलिमेंट्स लोकेट होते हैं और जो लोकेट नहीं हो पाता उसको हम क्या करते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को अंडरस्टैंड कीजिएगा और कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो वीडियो के एंड पे कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जो है वो रेज़ कर सकते हैं। तो आते हैं जनाब आज की इस वीडियो पे। सबसे पहले ईयर है, ईयर से मुराद ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। ये नॉर्मली किसी भी रिसर्च पेपर के हेडर में, फर्स्ट पेज के हेडर में ये लोकेट हो जाता है ऑथर नेम के साथ। ठीक है, ऑथर का जहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा हो वहाँ पे ईयर भी आपको शो हो जाएगा। सेकंड चीज़ है टाइटल ऑफ द स्टडी। ये भी आपको फर्स्ट पेज के हेडर में आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा कि स्टडी का टाइटल क्या है। कंट्री या रीजन, किस कंट्री या किस इलाके के ऊपर ये स्टडी कंडक्ट हुई है, ये या तो आपको टाइटल में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अगर आपको टाइटल में नहीं मिलता तो आप एब्स्ट्रैक्ट को देखेंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट को भी नहीं मिलता तो आप स्टडी के ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को चेक कर लें, वहाँ पे शायद मेंशन हो। अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो फिर आपको मेथडोलॉजी सेक्शन में कंफर्म्ड आपको पता चल जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर स्टडी है ये किस कंट्री के अंदर कंडक्ट हुई है। उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन है स्टडी की, कि स्टडी किस सेक्टर या इंडस्ट्री पे कंडक्ट हुई है। ये भी आपको जो है इन्हीं चार में से किसी एक जगह पर लोकेट हो जाएगी। लाइक ये आपको टाइटल में मिल जाएगी। अगर टाइटल पे नहीं मिलती तो एब्स्ट्रैक्ट को चेक कर लें। एब्स्ट्रैक्ट में भी नहीं मिलती तो ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस को चेक कर लें। अगर उसमें भी नहीं मिलती तो मेथडोलॉजी सेक्शन में कंफर्म आपको पता चल जाएगा कि टारगेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क है। सैम्पलिंग फ्रेमवर्क से मुराद लिस्ट होती है जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है। अगर आप उनकी लिस्ट बना लें, लाइक अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ़ बैंक्स हैं, ठीक है, अगर आप उनकी लिस्ट बना लें तो वो सैम्पलिंग फ्रेमवर्क बन जाता है। सो लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स विद अ प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन टू बी कवर्ड इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेमवर्क। यानी आपकी जो पॉपुलेशन है वो किन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है उसको हम सैम्पलिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। द फ्रेम में कंसिस्ट ऑफ आइदर अ लिस्ट ऑफ द यूनिट्स और अ मैप ऑफ द एरिया। बाज़ औक़ात आप उन यूनिट्स की लिस्ट बना लेते हैं जिनसे आपने डाटा कलेक्ट करना है, या फिर आप जिस रीजन से डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो उसका मैप जो है वो डिज़ाइन कर लेते हो, या मैप सामने रख कर उसको हाईलाइट कर लेते हो कि मैंने इस एरिया में से स्टडी कंडक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक रीजन है जिसमें से आप डाटा कलेक्शन करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज मैं अगर पंजाब की बात करता हूँ, अगर आप पूरे पंजाब को हाईलाइट करते हो तो इसका मतलब है कि पंजाब के तमाम शहर, तमाम कस्बे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि पंजाब में से जनाब जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि लाहौर है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, गुजरात है, सिर्फ आप उनको मैप में से हाईलाइट कर लेते हो कि इन एरियाज़ में से मैं डाटा कलेक्शन चाह रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपका सैम्पलिंग फ्रेमवर्क बन जाएगा। In case sample of area is being taken such that every element in the population belongs to one and only one unit, it can be located from methodology section। ये आपको मेथडोलॉजी में भी मिल सकता है और बहुत कम ऐसा होता है कि ये आपको इंट्रोडक्शन में, या अगर आप थीसिस बना रहे हो पीएचडी का या एमफिल का, तो नॉर्मली अपेंडिक्स में भी ये आपको मिल सकती है पूरी की पूरी लिस्ट कि जी किन एलिमेंट से डाटा कलेक्ट किया गया। उसके बाद है यूनिट ऑफ एनालिसिस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो जो पहली बार कोई रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च थीसिस लिख रहे हों तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यूनिट ऑफ एनालिसिस होता क्या है। यूनिट ऑफ एनालिसिस से मुराद ये है कि डाटा कलेक्ट किन से होना है
और क्या डाटा कलेक्ट होना है, ठीक है। यानी आप जिन लोगों के हवाले से अपनी स्टडी को एनालाइज करना चाह रहे हो या जिस चीज़ के हवाले से आप स्टडी को एनालाइज करना चाह रहे हो, उसको हम यूनिट ऑफ एनालिसिस कहते हैं। यूनिट ऑफ एनालिसिस कुड बी एन इंडिविजुअल स्टूडेंट, अ ग्रुप और इवन एन इंटायर प्रोग्राम। कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है जिस पे आप स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हो, या इंटायर प्रोग्राम भी हो सकता है। ये भी नॉर्मली आपके मेथडोलॉजी सेक्शन में जाकर आपको पता चलता है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है, मींस डाटा किन से कलेक्ट किया गया। अच्छा, इसी तरह यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो क्या होता है? द यूनिट ऑफ एनालिसिस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बाज़ बच्चे जो हैं या बाज़ स्टूडेंट जो पहली बार रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन को यूनिट ऑफ एनालिसिस के साथ मिक्सअप कर देते हैं। बट देयर इज़ अ स्लाइटेस्ट डिफरेंस, बड़ा एक छोटा सा डिफरेंस है यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन और यूनिट ऑफ एनालिसिस का। वो डिफरेंस क्या है? द यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ अ सबसेट ऑफ यूनिट ऑफ एनालिसिस, ठीक है। अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप है तो उस ग्रुप का सबसेट इंडिविजुअल होगा, ठीक है। अगर यूनिट ऑफ एनालिसिस इंडिविजुअल है तो उसका सबसेट जो होगा वो उस इंडिविजुअल की कोई प्रॉपर्टी है, कोई एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस जब आपका फाइनल हो जाए ना, तो उसके बाद उसका सबसेट जो होगा ना, वो आपका यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये कहा है कि अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस एक ग्रुप है तो उस ग्रुप का हर इंडिविजुअल आपका यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। इसी तरह अगर यूनिट ऑफ एनालिसिस आपका जो है वो इंडिविजुअल्स हैं, तो उन इंडिविजुअल का सबसेट क्या होगा? उन इंडिविजुअल का सबसेट होगा उनका बिहेवियर, ठीक है, या जिस चीज़ को आप उन इंडिविजुअल की बेस पे जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं। मसलन मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स का आईक्यू टेस्ट करना चाह रहा हूँ, कॉमर्स के स्टूडेंट का, ठीक है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट होगा, और इनके इंडिविजुअल जिन लोगों से मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट स्टडिंग द कॉमर्स, वो मेरा फिर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंडिविजुअल स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट वो मेरे बन जाते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस, तो फिर मेरा यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा कि मैं बेसिकली उन्हें ऑब्जर्व उनकी क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ, मैं उनका आईक्यू टेस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो आईक्यू का जो रिस्पॉन्स है उनका, वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। यानी आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रुप को डील कर रहे हो एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस, तो उस ग्रुप के जो इंडिविजुअल मेंबर होंगे वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन बन जाएंगे। लेकिन अगर यूनिट ऑफ एनालिसिस आपके इंडिविजुअल होंगे, तो फिर उन इंडिविजुअल की कौन से एट्रीब्यूट या कौन सी क्वालिटी या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप स्टडी करना चाह रहे हो, वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। A unit of analysis is the item you wish to be able to say something about at the end of your study. अपनी स्टडी को जब आप कंक्लूड करते हो, तो जिस ग्रुप के हवाले से आप कुछ कंक्लूड करना चाह रहे हो, वो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा। while यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ द आइटम यू एक्चुअली ऑब्जर्व, ठीक है। जो एक्चुअली आप आइटम जिनको आप एक्चुअली आप ऑब्जर्व करते हो, वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। इट कैन लोकेटेड फ्रॉम द मेथोडोलॉजी सेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ से मैं एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन और यूनिट ऑफ एनालिसिस में फ़र्क क्या है। इफ़ द रिसर्च क्वेश्चन इज़ विच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज़ मोस्ट लाइकली टू यूज़ द सोशल मीडिया। अब ये एक रिसर्च क्वेश्चन है कि स्टूडेंट में से कौन सा एज ग्रुप ऐसा है जो फेसबुक या व्हाट्सएप जैसा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे यूनिट एनालिसिस क्या है? एज ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ग्रुप पूरा लिया जा रहा है ना। एज ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस है, और इस एज ग्रुप में से इंडिविजुअल स्टूडेंट जो हैं वो यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी मिसाल के ज़रिए हम अंडरस्टैंड करते हैं
अच्छा, ऑब्जर्व सैंपल की तरफ आता हूँ। इट मीन्स व्हाट यूनिट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज़ एक्चुअली बीन ऑब्जर्व्ड इन अ स्टडी। इट मे इंक्लूड द नंबर ऑफ रिस्पॉन्स एक्चुअली रिसीव्ड, डाटा एक्चुअली कलेक्टेड फॉर अ नंबर ऑफ फर्म। इट कैन बी लोकेटेड फ्रॉम मेथोडोलॉजी सेक्शन। ठीक है, यानी कितना डाटा प्रीवियस स्टडी में कितने लोगों का डाटा एनालाइज हुआ है, जैसे मैं आगे चल के एग्जाम्पलीफाई करूँगा। अच्छा, इसी तरह आगे आते हैं जी, रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम जो होती है ना, ये रैशनेल प्रोवाइड करती है, ये वजह प्रोवाइड करती है कि क्यों प्रीवियस स्टडी कंडक्ट की गई या क्यों आप स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी स्टडी की रिसर्च प्रॉब्लम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसमें वजह प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि एक छोटे बच्चे से पूछा जाता है कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा। आप उससे पूछते हो कि भाई तुम डॉक्टर क्यों बनना चाह रहे हो, वो कहता है कि मेरे इलाके में जो है वो जब किसी शख्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो उसको काफ़ी दूर ले जाना पड़ता है, तो कई बार लोग जो हैं वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक्सपायर हो जाते हैं। सो अगर मेरे इलाके में हॉस्पिटल हो तो ये मसला जो है वो हल हो सकता है, मरीज़ों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो अब वो एक रैशनेल प्रोवाइड कर रहा है कि क्यों मेरा डॉक्टर बनना ज़रूरी है। ठीक है, सो वो शख्स डॉक्टर बनेगा, वहाँ पे हॉस्पिटल अपने इलाके में बनाएगा, तो वो मरीज़ जो बहुत दूर दराज जिन लोगों को जाना पड़ता था मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में और रास्ते में जाते हुए एक्सपायर हो जाते थे, अब उनको अपने इलाके में ही हॉस्पिटल अगर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, सिंपल सा रैशनल है जो मैं एक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपने बेसिकली क्या करना होता है, अगर आप अपनी स्टडी का रिसर्च प्रॉब्लम लिख रहे हैं तो आपने वजह प्रोवाइड करनी है कि क्यों ये स्टडी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको कंडक्ट करनी चाहिए। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे द रैशनल फॉर वाई यू थिंक दैट योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्फ्लुएंस योर डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी आप ये बताओगे कि क्यों आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट क्यों कर रहा है। तो ये नॉर्मली आपको, अगर आप जो है वो रिसर्च फैक्ट शीट बना रहे हो तो ये आपको इंट्रोडक्शन सेक्शन में इजीली मिल जाएगा, उनके वहाँ पे बताया होगा कि क्यों इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। इन अ स्टडी एग्जामिनिंग द अफेक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, यहाँ पे अफेक्ट कौन सा आप चेक कर रहे हो जी, मोटिवेशन का। किस चीज़ पे चेक कर रहे हो, एकेडमिक अचीवमेंट पे। तो मोटिवेशन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एकेडमिक अचीवमेंट आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो हमने ये बताना है कि क्यों मोटिवेशन जो है वो एकेडमिक अचीवमेंट को अफेक्ट करेगी। द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम would then explain why motivation should influence academic achievement। तो जब आप रीज़न प्रोवाइड करेंगे, रीज़न में आप किसी भी स्टडी में से रेफरेंस कोट करके आप मेंशन कर सकते हैं कि फ़लाँ स्टडी कहती है कि जब एक शख्स हाईली मोटिवेटेड होता है या इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है तो उससे उसकी एकेडमिक अचीवमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होता है। लेकिन अगर एक शख्स मोटिवेटेड नहीं है स्टडी के हवाले से तो उसका उसकी एकेडमिक अचीवमेंट पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब आपने विद रेफरेंस बताना है कि फ़लाँ रिसर्चर ये कहता है, फ़लाँ रिसर्चर ये कहता है, कि क्यों आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट पे इम्पैक्ट करता है और इसका क्या बेनिफिट होगा। मतलब एक बंदा अगर मोटिवेटेड है तो वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर एक बंदा मोटिवेटेड नहीं है तो वो एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। विद रेफरेंस आपने इसमें बताना होता है। सो प्रीवियस रिसर्च स्टडीज़ में आपने ये चीज़ सर्च करनी होती है कि क्या रीज़न थी, किस तरह से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके डिपेंडेंट को अफेक्ट कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो ये बेसिकली जब आप रैशनल प्रोवाइड कर देते हैं ना, तो ये आप अगर अपनी स्टडी का कर रहे हैं तो आपकी स्टडी की रिसर्च प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वरना प्रीवियस रिसर्च स्टडी में जब आप फैक्ट शीट बना रहे होते हैं तो आपने लोकेट करना होता है कि उसने क्या रैशनल प्रोवाइड किया है। अच्छा, इसी तरह रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं। जब आप ये चीज़ पता चला लेते हो ना कि रैशनल क्या है, उसके बाद अगला मरहला होता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का कि किस बेसिस पे आपने अपनी स्टडी कंडक्ट की है। ये भी नॉर्मली जो है वो इंट्रोडक्शन सेक्शन से लोकेट हो जाता है किसी भी रिसर्च स्टडी की। फिर जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं उन्हीं को जब आप
क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखते हो तो वो आपके रिसर्च क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये भी इंट्रोडक्शन सेक्शन से लोकेट हो जाएगा। इसी तरह वेरिएबल हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग या कंट्रोल वेरिएबल। इसमें आपने ना सिर्फ उनके नाम बताने हैं बल्कि आपने ये चेक करना है कि ये कितनी डायमेंशन से मैयर हुआ है और हर डायमेंशंस की कितनी आइटम्स हैं, स्केल ऑफ मैयरमेंट क्या था, 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, 7 पॉइंट लिकर्ट स्केल है। ये 3 चीज़ें आपने मेंशन करनी होती हैं अपने डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग या कंट्रोल वेरिएबल के नाम से। तो ये भी आपको मेथडोलॉजी सेक्शन में, किसी भी पेपर के मेथडोलॉजी सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, मीडिएटिंग कौन सा है, मॉडरेटिंग कौन सा है और ये मैयर कैसे हुए हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस हैं, ये नॉर्मली या तो इंट्रोडक्शन में मिल जाते हैं या लिटरेचर में मिल जाते हैं और बाज़ औक़ात ये मेथडोलॉजी में मिल जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चांसेस होता है कि किसी भी स्टडी के हाइपोथेसिस आपको लिटरेचर में मिल जाएं। अच्छा, उसके बाद आपने टाइप ऑफ स्टडी का बनाना है कि टाइप ऑफ स्टडी क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है। ये आपको मेथडोलॉजी सेक्शन में ही पता चलेगा कि टाइप ऑफ द स्टडी क्या थी। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में आपको बता दूं कि अगर तो सॉफ्टवेयर वगैरह के ज़रिए एस्टिमेशन हुई है और क्वेश्चनर यूज़ हुआ है तो कंफर्म बात है कि वो क्वांटिटेटिव भी होगी और प्राइमरी भी होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चनर के थ्रू हुई है तो क्वांटिटेटिव भी है, प्राइमरी भी है। लेकिन अगर क्वेश्चनर इस्तेमाल नहीं हुआ, इंटरव्यू वाला मेथड इस्तेमाल हुआ है, केस स्टडी वाला मेथड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाला मेथड इस्तेमाल हुआ है, किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं किया गया एनालिसिस के लिए, सिर्फ उसने ये बताया हुआ है कि हमने इतने इतने मिनट्स का या इतने इतने घंटों का इंटरव्यू कंडक्ट किया या केस स्टडी कंडक्ट की और उसी की बेसिस पे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव रिजल्ट्स निकाले। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, सेकेंडरी का बताया होगा कि जनाब डाटा कलेक्शन के लिए उन्होंने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्तेमाल की हैं या कोई पब्लिश डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया है, पब्लिश सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, तो वो सेकेंडरी डाटा स्टडी होगी। सेकेंडरी भी बेटा क्वांटिटेटिव होती है, सेकेंडरी कभी भी क्वालिटेटिव नहीं होती। ठीक है, तो याद रखिएगा सेकेंडरी आए तो वो आपका क्वांटिटेटिव है। ये जो क्वालिटेटिव है ये भी प्राइमरी होता है, क्वांटिटेटिव भी प्राइमरी हो सकता है। तो ये बस थोड़ा सा फ़र्क याद रखना है। बाज़ औक़ात मेथडोलॉजी सेक्शन में मेंशन होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। तो आपने स्टडी की नेचर को देख के अंडरस्टैंड करना होता है कि ये स्टडी किस टाइप की है। उसके बाद सैम्पलिंग अप्रोच है, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें आप बताओगे कि आपने प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच इस्तेमाल किया है या नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग अप्रोच इस्तेमाल की, यानी प्रीवियस रिसर्चर ने कौन सी अप्रोच इस्तेमाल की है और क्यों की है। ठीक है, क्यों का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी मेथडोलॉजी सेक्शन से आपको पता चलेगा। अच्छा, उसके बाद मेथड ऑफ एस्टिमेशन में आप चेक कर लोगे कि उस प्रीवियस रिसर्च स्टडी में, उस रिसर्च स्टडी में आपको फर्दर उस रिसर्च स्टडी में आपको जो है जो आप प्रीवियस लोकेट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक इस्तेमाल की गई हैं डाटा एनालिसिस के लिए। अगर वो क्वांटिटेटिव रिसर्च पेपर है तो कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ है और कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल हुई हैं। तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 से पता चल जाएगा, जो डाटा एनालिसिस का चैप्टर होता है। ठीक है, फिर मेन फाइंडिंग, ये भी डाटा एनालिसिस से भी पता चल जाती हैं, कंक्लूजन से भी पता चल जाती हैं। ठीक है, इसमें फाइंडिंग में आपने चेक करना होता है कि इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर अफेक्ट किस तरह का आया है, सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसी तरह मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग वेरिएबल का इम्पैक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये आपने बताना है। ठीक है, और इसके अलावा मॉडरेटिंग के भी यही आप लोगों ने चेक करना होता है। फिर कंक्लूजन होता है, ये लास्ट चैप्टर के अंदर गिवन होता है, आखिरी कुछ लाइनें होती हैं। ठीक है, इसमें आपने ये बताना होता है कि आपका हाइपोथेसिस जो आपने फॉर्म किया था, जो प्रीवियस स्टडी वालों ने जिनको आप कोट करना चाह रहे हो लिटरेचर के अंदर, उनका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है अगर उन्होंने बनाया था। ठीक है, और क्यों एक्सेप्ट या रिजेक्ट हुआ है, तो वो पक्की बात है
कि अगर वो आपने सिग्निफिकेंस या इनसिग्निफिकेंस की बेस पे बनाया था तो वो आपने चेक कर लेना है, ठीक है। इसी तरह क्या आपकी जो फाइंडिंग थी वो किसी थ्योरी को सपोर्ट करती थी और क्या वो थ्योरी टेस्ट हुई है, वो आपने बताना होता है कंक्लूजन में, ठीक है, प्रीवियस स्टडी के अंदर। और मैनेजेरियल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जो आपने फाइंडिंग प्रीवियस स्टडी वालों ने की है वो किस शोबे पे और किस तरह से अप्लाई होती है, ठीक है बेटा। लिमिटेशन अगर उसने बताई हुई हैं लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन के, तो वो भी आप लोकेट कर लें, ठीक है। इसी तरह उसने अगर कुछ सजेशन बताई हुई हैं कंक्लूजन के अंदर, तो वो भी आप लोकेट कर लें, ठीक है। सजेशन वो पॉइंट होता है जहाँ से आप अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो, यानी यहीं से आपको रिसर्च गैप मिलता है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। यहीं से आप स्टार्टिंग पॉइंट आप अपनी रिसर्च के लिए स्टार्ट कर सकते हो। फिर नोवेल्टी है, अगर उसने कोई यूनिक कंट्रीब्यूशन की है तो वो क्या की थी, अगर कोई उसने गैप आइडेंटिफाई करके उसमें कंट्रीब्यूट किया है तो वो क्या किया होगा, ठीक है बेटा। और इसी तरह फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, अगर उसने कोई थ्योरी वगैरह टेस्ट की है तो उस थ्योरी में क्या रिलेशनशिप डेवलप हुआ था, ठीक है, वो आपने बताना है। अगर थ्योरी नहीं डेवलप हुई थी या थ्योरेटिकल कोई रिलेशनशिप उसने नहीं बताया हुआ तो फिर आप उसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का नाम दोगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगली वीडियो में मैं आपको जो है वो एक्सेल की मदद से कुछ पेपर जो है उनमें से बेसिक चीज़ें लोकेट करना सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी सजेशन से आगाह करने के लिए जो है वो कमेंट भी कीजिएगा। शुक्रिया।